हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर में काम करती है। कंपनी का नाम है नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। आपने इस कंपनी का बिल्कुल नाम सुना होगा। इंडिया के अंदर में आज के दिन 7 ऐसी कंपनीज है जिनको हेल्थ इंश्योरेंस बेचने की परमिशन है इरडा की तरफ से। अब यहाँ पर कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है वो 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में लेके आ रही है। 74 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया है पर शेयर का। अब यहाँ पे 2200 करोड़ रुपए कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से 800 करोड़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 1400 करोड़ जो है कंपनी के प्रमोटर्स यहाँ पर बेचने का कोशिश कर रहे हैं अपने शेयर्स। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स ज़्यादा स्टेक बेच रहे हैं, जबकि कंपनी के अंदर में पैसा बहुत कम लग रहा है। दैट मीन्स कि की जो वैल्यू लगाई जाएगी कंपनी की वो अच्छी खासी ऊपर लगाई जाएगी। यही मायने होते हैं जब प्रमोटर ज़्यादा स्टेक बेचने की कोशिश करते हैं तो वैल्यू हमेशा ऊपर ही लगाने की कोशिश की जाती है, देखा गया है। यहाँ पर कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है वो 13,380 करोड़ रुपए आज के दिन लगा रही है, अच्छी खासी। एंड यहाँ पर जो रिटेलर्स हैं उनके लिए 10% ही कोटा रखा गया है, बिकॉज लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में कंपनी ने यहाँ पर नेट जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में जारी कर रखा है। जिसकी वजह से सेबी के रूल का उल्लंघन हो जाएगा अगर 10% ज़्यादा का कोटा दे देगी तो यहाँ पे एज पर सेबी रूल ही यहाँ पर कोटा दिया गया। अब यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आईपीओ से जो पहले शेयर होल्डिंग थी वो 89% के आसपास में थी, और आईपीओ के बाद में जो है लगभग 74-75% रह जाने वाले, जो कि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं सिर्फ उतना ही स्टेक पब्लिक को दे रहे हैं जितना मैंडेटरी है सेबी के द्वारा। दैट शोज कि प्रमोटर्स कॉन्फिडेंट भी हैं कि कंपनी फ्यूचर में और ऊपर जाएगी, और साथ में ये भी है कि अच्छा खासा प्राइस अभी लगाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेच रहे हैं उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको मिल सके। अब यहाँ पे आगे कंपनी की बात करते हैं तो बेसिक रीजन जो इन्होंने आईपीओ लेके आने के पीछे बताया है वो एक तो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग का बताया, और दूसरा ऐसी जो इंश्योरेंस वाली जो कंपनी होती है उनका जो बेसिक रीजन एक ही होता है कि अपने को कैपिटल बेस जो होता है कि हमें कैपिटल बेस बना, ताकि हम जो आरबीआई की जो सेट इरेडा के जो सेट रेगुलेशंस हैं उनको मीट कर सकें, सोल्वेंसी रेशियो से बच सकें कि हम लोग अभी जो है अभी जिंदा हैं, अभी फ्यूचर में भी जिंदा रहेंगे, हम डूबेंगे नहीं। सोल्वेंसी रेशियो होता है जो कि इरेडा द्वारा सेट किया हुआ 1.5 का, उसको मीट कर सकें ऑल द टाइम। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के थोड़ी सी आरएचपी के जो कुछ स्क्रीनशॉट हमने ले रखे हैं उनको अगर रीड करते हैं तो यहाँ पर बूपा सिंगापुर होल्डिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है, सॉरी पीटीई लिमिटेड, बिकॉज वहाँ का पीटीई चलता है, यहाँ का प्राइवेट लिमिटेड चलता है, वो काइंड ऑफ प्राइवेट लिमिटेड ही होता है। दूसरी फेटलटोन एलएलपी, ये दो प्रमोटर हैं कंपनी के, दोनों ही अपना कुछ ना कुछ स्टेक यहाँ पर बेचने का ट्राई कर रहे हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर सोल्वेंसी रेशियो, नेक्स्ट ये रहा। तो यहाँ पर कंपनी के पास में यहाँ पे देख समझने वाली चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो ये हैं कि मेनली जो स्टेक है कंपनी का वो बूपा सिंगापुर होल्डिंग पीटी लिमिटेड जो सिंगापुर की कंपनी उसके पास में इस कंपनी का मेन स्टेक है। बाकी ये वाला इस कंपनी के पास में ज़्यादा स्टेक नहीं है, 26%, बट थोड़ा थोड़ा दोनों ही बेचने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। कंपनी के ऊपर में जैसे हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर से कंपनी है तो कंपनी के ऊपर में क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो होनी ही है, बिकॉज यू नो वो तो होनी, कुछ ना केसेस तो मिलेंगे ही, क्योंकि कोई खुश जो कस्टमर है वो खुश कम ही रह पाते हैं, क्योंकि ये कंपनियां भी गड़बड़ करती हैं वैसे यार। पहले जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे होते हैं तब तो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, और जब उसका क्लेम करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो फिर बकवास छिपती हैं। तो उसी टाइप के केसेस यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी होते हैं, टैक्स गवर्नमेंट भी बोल रही है टैक्स कम दिया, उसके भी केसेस चल रहे हैं, और यहाँ पर मटेरियल सिविल लिटिगेशंस भी इरेडा की तरफ से भी कुछ जो मिले हुए हैं वार्निंग्स वगैरह। तो यहाँ पर टोटल जो अमाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है वो 215 करोड़ रुपए है कंपनी के खिलाफ। सो अगर वो केसेस जीत जाते हैं लोगों इंश्योरेंस वाले और टैक्स वाले तो फिर कंपनी को 215 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। दैट्स फाइन। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर में कुछ कंटिजेंट लाइबिलिटी भी है, अगेन वही कंटिजेंट लाइबिलिटी अगेन वही वाली है। एक तो जो डिमांड नोटिस मिले हुए स्टैट्यूटरी इरेडा की तरफ से स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी मिली हुई है। दूसरी क्लेम्स जो केस वगैरह चल रहे हैं कस्टमर्स की वजह से, उनकी वजह से 55 करोड़ रुपए अटके हुए हैं, तो वो भी जा सकते हैं। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब ऐसा कुछ, कंटिजेंट लाइबिलिटी मतलब कुछ ऐसा पैसा जो कि कंपनी को पे करना पड़ सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। 2008 में कंपनी की यहाँ पर देख रहे हैं तो शुरुआत हुई थी, जो कि जॉइंट वेंचर था मैक्स इंडिया का और बूपा सिंगापुर पीटी लिमिटेड का। और उसके बाद में 2008 में के बाद में 2010 के अंदर में इन्होंने इरेडा से रजिस्ट्रेशन वगैरह लिया, और धीरे 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 आगे बढ़ती गई। ये माइलस्टोन्स कंपनी ने अचीव किए हैं, और यहाँ पर 2024 के अंदर तो ये जो बूपा सिंगापुर पीटी लिमिटेड है ये इन्होंने ये जो फेटल टोन एलएलपी है इनसे शेयर्स खरीद के इस कंपनी की मेन सब्सिडरी बन गई है अभी, बूपा सिंगापुर प्राइवेट पीटी लिमिटेड। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग किस तरीके से काम कर रहा है आज के दिन। तो ये ध्यान रखिए कि कंपनी ये जो कंपनी है ये जो आईपीओ लेके आ रही है
नीवा बूपा ये है ये बूपा सिंगापुर पीटीई लिमिटेड की सब्सिडरी। और बूपा सिंगापुर पीटीई लिमिटेड किसकी सब्सिडरी है? बूपा इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज लिमिटेड। सो यहाँ पर सबसे ऊपर है बूपा इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज लिमिटेड, उसके नीचे है सिंगापुर बूपा पीटीई लिमिटेड, और उसके नीचे है ये जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी। राइट, आई गेस ये जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है ये क्लियर है। साथ में अगर हम लोग देखते हैं कंपनी के जो आज के दिन करता धरता है चेयरमैन है कंपनी का, नाम है चंद्रशेखर भास्कर भावे, और जो सीईओ वगैरह मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णन रामचंद्रन। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जितनी भी प्रॉपर्टीज आज के दिन हैं, जो भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो कि बेसिक हर जो शहरों के अंदर में जो ऑफिसेज हैं सब कुछ लीज पर है, कुछ भी कंपनी ओन नहीं करती है आज के दिन। कंपनी की जो मेनली जो सेल आती है, सॉरी एम्प्लॉय जो आज के दिन कंपनी में अंदर में काम कर रहे हैं वो 8555 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं फुल टाइम, मतलब जो मेन एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के। अगर आज के दिन अगर देखते हैं तो ये जो मेन डेटा यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर प्रीमियम्स जो, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बेचती है तो कंपनी का जो मेन पैसा कहाँ से आता है? प्रीमियम से। तो प्रीमियम से यहाँ पर एक, क्योंकि डेटा जो मिलियंस में है तो यहाँ पर 1018 करोड़ रुपए प्रीमियम्स 2000 पिछले 3 महीने के अंदर में आए हैं। यहाँ पर ये जो डेटा है ये पूरे साल का है, पिछले 2023-24 का, ये डेटा है 3 महीने का। तो यहाँ के इसके बेसिस पे हम प्रोजेक्शन अगर लगाते हैं तो कंपनी 4000 करोड़ रुपए के आसपास या 42-43 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है जनरेट कर लेगी, लगभग 4500 का मान के चलते हैं, क्योंकि ग्रोथ भी तो कंपनी में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। इसके पास में कंपनी ने 651 करोड़ रुपए के क्लेम्स भी आ चुके हैं। इतने का तो रेवेन्यू जनरेट किया, इतने का तो प्रीमियम आए, और 651 करोड़ रुपए के क्लेम्स भी आ गए लोगों ने, लोग बीमार भी पड़ गए इतने रुपए के। तो यहाँ पर लगभग अगर देख रहे हैं तो सेम्बा छत्रिया 2600 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का क्लेम्स भी आ जाएगा प्रोजेक्शन वाइज अगर देखते हैं तो। उसके बाद में क्लेम रेशियो जो है 64% आ रहा है, और साथ में अगर पिछले साल देखते हैं तो 60% के आसपास में आ रहा था, उससे पिछले साल 54% आ रहा था। इस बार जो है क्लेम रेशियो बढ़ गया है, लोग जो हैं थोड़े ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं एज पर दिस कंपनी। कंबाइंड रेशियो जो है कि कंपनी का एक्सपेंस रेशियो और साथ में कंपनी के जो क्लेम्स आ रहे हैं उन दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं तो कंबाइंड रेशियो जो है 106% आ रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी जितना प्रीमियम से पैसा कमा रही है उससे ज़्यादा तो कंपनी का खर्चा हो जा रहा है। तो यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हमें सोल्वेंसी रेशियो मेंटेन रखने के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इसी तरीके से अगर चलता रहा तो हम सोल्वेंसी रेशियो जो है उसको मीट नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर ईयरली, ये तो है 6 महीने का डेटा, तो ईयरली बेसिस के ऊपर हम लोग चीज़ों को उठाते हैं तो यहाँ पर 97% कंपनी का कंबाइंड रेशियो आ रहा है, 24 में 98% कंबाइंड रेशियो आ रहा है। तो फिर भी कंपनी अच्छा ठीक ठाक मतलब नेट प्रॉफिट निकाल ले रही है। राइट, साल का अगर देते हैं यहाँ पे सिर्फ 3 महीने का ही डेटा है ना ये, क्योंकि अभी 9 महीने पड़े, बाकी उनका डेटा तो भी आया ही नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स पेड 2,22,145 क्लेम्स पेड हो चुके हैं, और अमाउंट पे किया गया है वो है 719 करोड़ रुपए। तो काफ़ी अच्छा खासा कंपनी क्लेम दे रही है लोगों को। अब कितना दे रही है वो तो खैर बात है कि किसी ने इन्वेस्ट को, जो जिसने भी ले रखा है कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस, उसने मांगा होगा 7 लाख का, दिया होगा 3 लाख का, तो क्लेम पेड में आ जाता है वो। राइट, काफ़ी कंपनी इस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं। जैसे मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां जिनका CS जो क्लेम रेशियो जो है वो 100% है, बट यहाँ पर जो अमाउंट इन्वॉल्व है कि जितना मांगा उतना कितना दिया, तो वहाँ पर उनकी फीसदी हो जाती है। तो कभी भी हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम लोग लेते हैं तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। कंपनी का एक तो क्लेम रेशियो को पास करने की परसेंटेज क्या है, साथ में कितना % पास कर रही हैं, इस पर भी ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा ज़्यादा बेवकूफ़, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत कंपनियां बहुत बेवकूफ़ बनाती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से अपने हिसाब से, मोस्टली मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि सरकारी कंपनी में जाओ। नेशनल इंश्योरेंस जो है सरकारी कंपनी है। थोड़ा सा उनके ऑफिस में जाके बात करोगे तो एम्प्लॉयज़ के साथ में ठीक ठाक अगर रहोगे तो आई थिंक कोई दिक्कत आती नहीं है। वो भी आजकल कैशलेस में ही चलते हैं कंपनियाँ, बट सरकारी होती हैं तो वहाँ पर थोड़ा भरोसा रहता है। ये प्राइवेट वाली क्या कि प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, सरकारी वाली प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, वो सर्विस ओरिएंटेड रहती हैं। ये मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर लोगों ने जिन्होंने नेशनल इंश्योरेंस का ले रखा है उनका मैंने कभी क्लेम फेल होते भी नहीं देखा। राइट, आराम से चैन से जाते हैं, सो जाते हैं, अगले दिन उठ के आ जाते हैं, पैसा अपने आप पे होता रहता है। बट थोड़ा अमाउंट ज़्यादा रहता है, वो जो प्रीमियम अमाउंट होता है वो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रहता है प्राइवेट के मुकाबले। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं तो यहाँ पर क्लेम्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर दी हुई है। कैशलेस क्लेम्स कितने हुए थे हमारे यहाँ पर, और रीइंबर्समेंट क्लेम्स दो टाइप के होते हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करते हैं तो कैशलेस क्लेम कि आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल वाले बिल भेजते रहते हैं, पैसा लेते रहते हैं कंपनी से, कैशलेस आपको पैसे की जरूरत नहीं। रीइंबर्समेंट मतलब आपने पैसा जमा करा दिया, वापस पर्ची जो अभी आपका खर्चा हुआ है वो आप कंपनी को भेज रहे हो, वापस पैसा ले रहे हो कि ये मेरा खर्चा हो गया, पैसा दो वापस।
तो दोनों में यहाँ पर अच्छा खासा डिफरेंस है। तो मेनली जो कंपनी का रीइंबर्समेंट क्लेम वाला जो है वो ठीक ठाक 30% के ऊपर पास में आ रहा है, जो कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट भी है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं कि ये किस तरीके से कंसर्निंग, वो आप यूट्यूब पे बहुत चेकआउट कर सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपको लेना है तो। साथ में अगर टोटल नंबर ऑफ क्लेम्स पेड, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। रीइंबर्समेंट वालों के अंदर में इन्होंने अच्छा खासा दिया हुआ है, साथ में ही केसलेस क्लेम में भी इन्होंने अच्छा खासा दिया हुआ है। अब यहाँ पे जिस तरीके से टोटल नंबर, अगर हम लोग नंबर्स के साथ में अगर अमाउंट को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो रीइंबर्समेंट क्लेम है वहाँ पर ज़्यादा कंपनी ने पे किया है कंपेरेटिवली। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब कंपनी जो जो इंश्योरेंस बेच पा रही है वो किस तरीके से बेच पा रही है, तो वो जो मेनली कंपनी का इंश्योरेंस है वो इंडिविजुअल एजेंट से ज़्यादा रहा है, क्योंकि एजेंट्स को जो है कमीशन कंपनी अच्छा खासा देती है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर में मेनली 10% 12% का तो रहता है। कभी कभी अगर ऑफर चल रहा होता है कंपनी के साथ में, मैंने काम किया मैं, तो आई नो 25% तक भी जाता है, कई बार तो 30% तक भी जाता है अगर ऑफर अच्छा होता है कंपनी की तरफ से। बट वो जितनी घटिया कंपनी होती है उतनी ज़्यादा कमीशन देती है, क्योंकि वो बाद में कस्टमर को तंग करेगी, सीधी सी बात है, वो कस्टमर के लिए भार बढ़ जाएगा, इधर एजेंट को अमीर कर देगी। तो बट यहाँ पर भी अगर देखें तो एजेंट से ही ज़्यादा कमीशन कंपनी का आ रहा है, मतलब सॉरी जो सेल आ रही है वो कंपनी की कॉर्पोरेट एजेंट से भी कुछ आ रही है सेल, और यहाँ पर ब्रोकर्स के थ्रू भी आ रही है। दूसरी जो मेनली आ रही है वो पॉइंट ऑफ सेल्स, अगेन ये एजेंट ही होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल्स कौन होते हैं? ये इनके पास में ज़्यादा इंश्योरेंस IRDA का सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट कंपनी की तरफ से एक एज एन एजेंट होते हैं, छोटे एजेंट होते हैं, मेन एजेंट की तरह छोटे एजेंट होते हैं। इनको हर गांव शहर के अंदर में आजकल पॉइंट ऑफ सेल की जो है वो उपाधि मिल चुकी है। आपको गाँव में कहीं कहीं पे बैठे हुए मिल जाएंगे पॉइंट ऑफ सेल्स वाले। ये जो ई मित्र राजस्थान के अंदर में हम लोग जानते होंगे, तो उनको अगर सर्टिफिकेट दे दी थी कंपनी को पॉइंट ऑफ सेल, हमारा हमारा इंश्योरेंस भी बेचो, तो इस टाइप से पॉइंट ऑफ सेल्स चलते हैं, एजेंट ही होते हैं इंडिविजुअल। तो मेनली जो कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है वहीं से आ रहा है, दैट मीन्स कि कंपनी को अच्छा खासा कमीशन बीच में देना पड़ रहा है। इसीलिए तो कंपनी जो है, अगर हम लोग क्लेम जो कंपनी प्रीमियम कमा रही है और साथ में कंपनी का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लेम जो पे कर रही है वो तो 60% के आसपास में पे कर रही है, बाकी 40% एक्सपेंस रेशियो आ रहा है, जो कि फिर 40% को भी क्रॉस कर जा रहा है। दैट मीन्स कि कंपनी अच्छा खासा कमीशन दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी अगेन वही चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में। इंडिविजुअल कंपनी के जो मेनली प्लान्स बिक रहे हैं वो फैमिली फ्लोटर प्लान ज़्यादा बिक रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो मैं पर्सनली खुद का लेता हूँ और मैं फिर पूरी फैमिली को इंक्लूड करके ले लेता हूँ। तो कंपनी का फैमिली फ्लोटर प्लान ज़्यादा बिक रहे हैं यहाँ पर। अगर हम लोग इंडिविजुअल लोगों की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपनी दो टाइप के प्लान बेचती है, एक तो रिटेल एक ग्रुप। रिटेल वाले तो जैसे रिटेल वाला जो फैमिली और इंडिविजुअल वाला हो गया, और ग्रुप वाला जैसे कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ वगैरह उनको पूरा ग्रुप का ही दे दिया। जैसे कोई सोसाइटी बनी हुई है वो पूरी सोसाइटी के लोगों को ग्रुप का दे दिया, कोई कंपनी बनी हुई है छोटी मोटी SME या फिर बड़ी कंपनी पूरे एम्प्लॉयज़ को दे दिया, तो वो ग्रुप इंश्योरेंस हो गए। तो वहाँ से भी कंपनी का रेवेन्यू ठीक ठाक आ रहा है। कंपनी की जो प्रेजेंस है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया है यहाँ पर बनी हुई है। अब थोड़ा सा अगर हम बैलेंस शीट के ऊपर नजर डाल दें तो कंपनी ने यहाँ पर पूरे पैसे लगे हुए हैं कंपनी में, दैट इज़ 3,235 करोड़ रुपए, जिसमें से पूरा पैसा जो है इन्वेस्टर्स का ही पैसा लगा हुआ है। सिर्फ 250 करोड़ रुपए कंपनी ने बोरोइंग ले रखी है। बाकी कंपनी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो, अब कंपनी जिस तरीके से प्रीमियम का पैसा कमाती है, रिजर्व्स एंड प्लस सरप्लस होता है, वो उसको पैसे को कहीं ना कहीं पैसे को लगाना पड़ता है, रखना पड़ता है। ऐसे तो कहीं बैंक खाते में रखेगी नहीं। तो कंपनी मोस्टली इस पैसे को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखती है, क्योंकि क्लेम तो कभी भी आ सकता है, तो कंपनी को कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। तो मोस्ट ऑफ जो पैसा है कंपनी को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में रखना पड़ता है, जिसमें थोड़ा बहुत 7-8% तक का कंपनी 5-7% के आसपास का ब्याज कमाती रहती है। साथ में ही दूसरे जो सोर्सेज होते हैं, जैसे इक्विटी में भी कंपनी इंश्योरेंस कंपनियाँ पैसा लगाती हैं, बिकॉज वहाँ पे जो है पैसा ज़्यादा डबल होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो इस तरीके से कंपनी इनके पैसों को इन्वेस्टमेंट कर रखा है। साथ में ही दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं कि बैलेंस सॉरी P&L स्टेटमेंट किस तरीके से काम कर रहा है, एक बार उसको भी नज़र डाल लेते हैं। 1 सेकेंड, दिस वन इज ये एक अलग टाइप की सॉरी वो P&L स्टेटमेंट है। अब बैलेंस शीट भी अलग टाइप की थी, आपने अगर ध्यान दिया हो तो पुरानी वीडियोज़ के अंदर में हिसाब से। प्रीमियम जो कंपनी ने अर्न किया है 2024 के अंदर में, दैट इज़ 3,811, दैट मीन्स इतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया प्रीमियम से। उसके बाद में इंटरेस्ट डिविडेंड कमाया 165, तो टोटल कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 4,195 करोड़ का। सो मेनली रेवेन्यू जो है प्रीमियम से आ रहा है, दैट इज़ गुड। कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। और उसके साथ में कंपनी ने जो नेट, ये जो इंश्योरेंस बिजनेस के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वहाँ पर कंपनी का देख रहे हो 1,000 करोड़ रुपया लगे, इसी की मैं बात कर रहा था आपके सामने।
कि एजेंट्स को बहुत अच्छा खासा कंपनी पैसा दे रही है, खिला रही है। कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत कम है। अगर चाहे कंपनी अगर ऑनलाइन प्रेजेंस, जैसे एको इंश्योरेंस है, वो भी हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, जनरल इंश्योरेंस का उसको लाइसेंस मिला हुआ है। तो यहाँ पर वो जब बेचती है तो उसका मोस्ट ऑफ द जो एजेंट्स हैं, जो एजेंट हैं बीच वाले, वो गायब हो गए। तो उस चीज़ का बेनिफिट वो जो एको इंश्योरेंस वाले वो किसको दे देते हैं, वो पॉलिसी होल्डर को दे देते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस जिन्होंने कराया उनको दे देते हैं, उनके क्लेम्स कम काटती हैं। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था किसी भी कंपनी का। आप एक्सपेंस रेशियो देख लो कि एक्सपेंस रेशियो में एजेंट्स को कितना ज़्यादा खिला रही है। अगर ज़्यादा खिला रही है तो वहाँ पर पॉलिसी होल्डर की बचने वाली है। अगर कम खिला रही है तो पॉलिसी होल्डर की थोड़ी कम बचेगी। मतलब इंश्योरेंस जो है कम पास होंगे, मतलब अच्छे से पास होंगे, क्लेम्स जो होते हैं वो अच्छे से पास होंगे। सरकारी, इस मामले में सरकारी को ज़्यादा बेटर मानता हूँ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं ओवरऑल, अगर दो ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में कंपनियां काम कर रही हैं उनके साथ में कंपेयर करके। तो यहाँ पे जो मेन कंपनी है वो है स्टार हेल्थ एलिड इंश्योरेंस कंपनी। बाकी और भी कंपनियां, बट ये लिस्टेड कंपनी। उसके अलावा कंपनी ने और भी पीयर ग्रुप में अपनी कंपनियां बताई, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बट ये और भी टाइप के काम करती हैं, ये भी और टाइप का काम करती है। ये कंपनी जो है पर्टिकुलरली यही काम करती है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला। तो इसके साथ अगर कंपेयर करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू चल रही है 28,000 करोड़ रुपए की, बट ये जो रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है सालाना तौर के ऊपर में, ये 14,000 करोड़ का जनरेट कर पा रही है। जबकि जो आईपीओ लेके आई है ये लगभग 4,000 करोड़ का कर पा रही है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो वो इससे 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, 3 गुना से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होनी चाहिए, इसकी 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू लगाई है, उसकी 28,000 करोड़ रुपए के आसपास में। तो इसकी जो वैल्यू है वो उस कंपेरेटिवली रेवेन्यू के हिसाब से इसकी जो वैल्यू बनती है वो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास में बनती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसने वैल्यू अपनी ज़्यादा लगाई है रेवेन्यू के हिसाब से। नेट प्रॉफिट के हिसाब से भी अगर देखते हैं तो अब चलो ये ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आ चुकी है, बिकॉज इसका ब्रेक इवन पॉइंट है वो लगभग 3700 करोड़ रुपए के आसपास में है। अगर 3700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट, सॉरी नॉट 3700 करोड़, ये एसेट है रेवेन्यू। अगर ये रेवेन्यू 2700 करोड़ रुपए का जनरेट करती है तो ये ब्रेक इवन पे आती है। उसके ऊपर जितना जाएगी, ऊपर की तरफ में जाती जाएगी, तो ब्रेक इवन से ऊपर आने के बाद में कंपनी का नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग मैक्स हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी ये जो स्टार हेल्थ की भी बात करते हैं, तो इसने भी यहाँ पर अच्छी खासी नेट प्रॉफिट जनरेट करें, क्योंकि 14,000 करोड़ के रेवेन्यू पे बैठी हुई है तब जाके। बाकी इसका भी अगर 2016 के आसपास हम लोग देते हैं तो इसका 11 के आसपास में नेट प्रॉफिट जो है पॉजिटिव हुए ही थे, ब्रेक इवन से ऊपर आई थी। अब 2016 के जो खर्चे थे कंपनी के, क्या अभी आज भी वही थोड़ा ना होंगे, राइट। खर्चे बढ़ेंगे, इसी के लिए कंपनी को रेवेन्यूज भी ज़्यादा जनरेट करने पड़ेंगे। तो देखा जाए तो कंपनी भी अगर ये भी 14,000 करोड़ का जिस दिन रेवेन्यू जनरेट करेगी उस दिन ये भी 850-900 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट निकाल पाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये भी ब्रेक इवन से ऊपर आई है, राइट। तो इसके अभी चांसेस बन रहे हैं वापस ऊपर आने के। अब यहाँ पे कोई भाई बोले कि जून का यहाँ पर डेटा है तो जून में नेगेटिव है, तो ये भी 3 महीने का डेटा है, अभी 9 महीने पड़े हैं, राइट। तो इनके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो अभी ज़्यादा हो रखे हैं यहाँ पर। पॉइंट कहने की बात यह है कि आज के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा है, फ्यूचर के हिसाब से कंपनी और सस्ते में मिल सकती है कंपेरेटिवली। अगर हम लोग इसके साथ भी देखते हैं स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के हिसाब से भी, तो ये भी अपना आईपीओ जो है ऊपर लेके आए थे। उसके बाद में कंपनी का स्टॉक है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का भी नीचे ही जाता जा रहा है। सो अभी तक जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी है उनको क्या वैल्यू मार्केट को देनी चाहिए वो अभी तक अचीव नहीं हुई है। ये सिर्फ पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इसको मेरे हिसाब से अप्लाई करने में ज़्यादा कुछ फ़ायदा मिलने वाला दिख नहीं रहा। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ, बाकी आप कोई भी अपना डिसीजन लें अपने हिसाब से लें, अपने हिसाब से सोचें, फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें और फिर अपना डिसीजन लें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।